आज शेयर करता हूँ अब तक। चलिए, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर हम डिस्कस कर चुके थे। और वेपर प्रेशर के बारे में हमने क्या देखा था, रिमाइंडर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आज के लेक्चर में काम पड़ेगा। वेपर प्रेशर को सरफेस एरिया से, अमाउंट ऑफ लिक्विड से, साइज या शेप ऑफ द कंटेनर से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर 10 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर x है, तो उसी लिक्विड का अगर आप 20 ग्राम ले लोगे तो उसका वेपर प्रेशर x ही होगा, 2x नहीं। ठीक है, ये हम कल बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे वही वेपर प्रेशर की, लेकिन वेपर प्रेशर ऐसे खत्म हो चुका है, बस उसके फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। सो हेडिंग लिख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, उसमें पहला आ जाता है क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। माने लिक्विड किस टाइप का ले रहे हो। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक कंटेनर में पानी लूंगा और एक कंटेनर में हनी ले लो, है ना, कंटेनर क्लोज है तभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तो दोनों में कंटेनर। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो सर जिसमें वेपर ज्यादा उसी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा। और वेपर किसमें ज्यादा बनेगी, जो आसानी से वेपराइज हो जाए। अब मैं आपसे पूछूं कौन आसानी से वेपराइज होगा, लिक्विड के हनी। तो अब मतलब वाटर, लिक्विड का ले लेते हैं, वाटर या फिर हनी। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर आसानी से वेपराइज होगा, वाटर आसानी से वेपराइज होगा तो वाटर का वेपर ज्यादा बनेंगे, वाटर के वेपर ज्यादा बनेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक जो फैक्टर है वो क्या है कि आप लिक्विड कौन सा ले रहे हो उस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा, नेचर ऑफ लिक्विड पे मैंने आपको इवेपोरेशन के टाइम पे बताया था कि नेचर में अपन क्या अकाउंट में लेते हैं भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, तो अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स ज्यादा किस में कम किस में। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ चुके हो। जैसे मैं एक कंटेनर में ले लूं पानी और दूसरे कंटेनर में ले लें आप अल्कोहल, बताओ किसके वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, पानी के अल्कोहल के। ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना। तो भैया अल्कोहल की वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेटा दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं एक्सटेंट की बात करूं कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है वाटर वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन वाटर जो है वो दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ से भी बना सकता है, यहाँ से भी बना सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं C2H5OH की, तो वो यहाँ से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपराइज होना आसान के मुश्किल? ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल। तो वेपर प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर कम, वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वेपर ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो अगर मैं आपसे वेपर प्रेशर के टर्म्स में पूछूं तो अल्कोहल विल बी मोर डोमिनेटिंग। समझ में जिसको नहीं आया बेहिचक पूछ लें। जिसको समझ में ना आया हो बेहिचक पूछ लीजिए, वापस रिपीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। वरना नोट डाउन हो जाए जब बता देना। अगला वाला जवाब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, अगर ये समझ में आ गया है तो। आगे बढ़े। ये वी का मतलब वेपर ज्यादा है ना, वेपर। चलिए नेक्स्ट बताइए। एक साइड आपका वही है C2H5OH इथेनॉल, दूसरी साइड है आपका ग्लाइकॉल, और तीसरी साइड है आपका ग्लिसरीन। सवाल ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंगली जवाब देना। इंक्रीजिंग, इसको ए बोल देते हैं बेटा, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर बताइए। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम? चलो आंसर आ गया, और आया भी सही है। बाकी लोग बताने की चेष्टा करेंगे। दो आंसर आ चुके हैं, दो लोगों का सही आ गया है। हाँ भाई, बाकी लोग। ये कितनी जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ऑब्वियस सी बात है, एक। ये कितने बना सकता है? ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। दो, तीन आंसर आ चुके हैं भैया। ये तीन जगह से बना सकता है, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, वेपर प्रेशर उतना कम, क्योंकि वेपर उतनी कम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर इज ए, बी, सी। जिसको डाउट है पूछ लीजिए। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अंदर मोस्ट, सॉरी लीस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। सॉरी, मैंने इंक्रीजिंग पूछा था ना,
मतलब आंसर सही है लेकिन मैंने ऑर्डर उल्टा बना दिया, बढ़ता हुआ ऑर्डर ये है ना। तो इसके अंदर मोस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर लीस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें पहला आ जाता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है। तो सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है जिनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है मतलब उनकी वेपर बनाने की भी टेंडेंसी है, और वेपर बनाने की टेंडेंसी है मतलब वो वेपर प्रेशर भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर उसे अपन बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस। मतलब इनका जो पी नॉट है, याद है ना, पी नॉट, नॉट का मतलब प्योर, इनका जो पी नॉट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब इनकी कोई ना कोई वेपर प्रेशर होने की टेंडेंसी होती है। एग्जाम्पल के नाम पे आप जो मर्जी पड़े वो लिखो, H2O, मीथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, टोलुइन, जो मर्जी पड़े वो लिखिए। ठीक, अगली मैं बात करूंगा किसकी, नॉन वॉलेटाइल की। तो देखो, अब प्रैक्टिकली देखा जाए बेटा तो पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो वॉलेटाइल नहीं है। जैसे अपन आइडियल गैस पढ़ते हैं ये जानते हुए भी कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, वैसा ही आप नॉन वॉलेटाइल भी पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं है। बट फिर भी अपन अपनी कन्वीनियंस के लिए वो मान लेते हैं कि भाई अगर मैं किसी चीज को धूप में रख के आ रहा हूँ, अगर वो वेपराइज नहीं हो रहा, देन दैट सब्सटेंस विल बी नॉन वॉलेटाइल। जैसे आपके हाथ में जो पेन है, ऊपर रख के आओगे तो क्या वो वेपराइज होके उड़ जाएगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब सिंपल ऊपर रख के आओगे तो ये वेपराइज नहीं होते। सो व्हाट आर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस? तो सब्सटेंसेस वेपराइज नहीं होते तो वेपर नहीं बनती, वेपर नहीं बनती तो वेपर प्रेशर जीरो, हैविंग नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब इसके पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी भैया? जीरो। एग्जाम्पल आगे लिख लेंगे, वैसे बता दिए। हो गया हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल जिनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है मतलब उनका पी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉन वॉलेटाइल जिनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती मतलब उनका पी नॉट जीरो होता है। ठीक। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप जनरली याद भी रखिएगा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कुछ एक सॉल्यूट बहुत कॉमन होते हैं पेपर में दिए जाने के लिए, तो उनका मोलर मास डायरेक्टली ध्यान रख लीजिएगा इंस्टेड ऑफ कैलकुलेट करो। जैसे यूरिया, फॉर्मूला होता है NH2CONH2, मोलर मास कितना बताया था इसका? 60। ग्लूकोज C6H12O6,
मोलर मास कितना था इसका? 180। सुक्रोस C12H22O11, मोलर मास कितना है इसका? 342। ठीक है, चलिए। तो मेरा जो वेपर प्रेशर है वो एक तो किस पे डिपेंड करता है भैया? नेचर ऑफ लिक्विड पे, और क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस हम पढ़ चुके हैं। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो तरीके से हम बस सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है कौन सा? सेकंड, टेम्परेचर। अपन जानते हैं मेरा वेपर प्रेशर या जो के इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कौन? टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन जानते हैं, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि कोई भी तुच्छ प्राणी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ाने से, खुद ही बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर क्या होंगी? ज्यादा बनेंगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज अपन समझ सकते हैं। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी of molecule increases due to which attraction between molecule decreases and vapor pressure increases। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। लिख लीजिए, और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या? वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। और वो किस बेसिस पे बताया जाता है? वो बताया जाता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बेसिस पे। उम्मीद करता हूं इतना हो गया होगा, आगे बढ़े। सो वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। थोड़ा बहुत गणित है इसमें, मैथ्स यूज में आएगी, और मैथ्स मेरे से अच्छी होगी आप लोगों की, ऐसा पूरा विश्वास है मुझे। ये है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन इक्वेशन जरूर पूछ सकता है वो, तो आपको वो इक्वेशन ध्यान रखनी है। इक्वेशन क्या है? डी ऑफ एल एन वी पी, नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ वेपर प्रेशर, बाय डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। ये होती है आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। d of natural logarithmic of vapor pressure by dt is equal to delta H vaporization upon RT square. Now what is delta H vaporization? थर्मोडायनेमिक्स याद होगा, उम्मीद करता हूं। एक मोल लिक्विड को एक मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी उसे अपन बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है ना? एक मोल लिक्विड को एक मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी उसे बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, खैर, जैसा कि मैंने ऊपर हेडिंग डाली, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। यानी कि मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं। अब मैथ्स के अंदर आड़े टेढ़े उल जुलूल ग्राफ थोड़े बहुत आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भैया दो ही तरीके के ग्राफ होते हैं, इधर इट इज स्ट्रेट लाइन और इट इज कर्वेचर। क्या बोला मैं? या तो स्ट्रेट लाइन होता है या कर्वेचर होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अपने को किस किस के बीच में ग्राफ चाहिए,
तो सर अपने को वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना है। तो अब मुझे ये इक्वेशन देख के बताओ, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कब आता है? जब मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना। तो क्या वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? तो अपन बोलेंगे नहीं, वो तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, मतलब कैसा आएगा? कर्वेचर। और कर्वेचर में भी कैसा आएगा? बढ़ता हुआ। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी 2 मिनट पहले लिखा था दैट वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा। अरे बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? केमिस्ट्री में दो ही तरीके के ग्राफ होते हैं, इधर इट इज स्ट्रेट लाइन और इट इज कर्वेचर, बस। हो गया? हो तो आगे बढ़े। मैंने आपको क्या बोला? 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी उसे डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं ना। इसे ध्यान रखिएगा, आगे रेफरेंस लूंगा मैं। खैर, मैं ये इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे आगे कुछ प्रूव करना है। एक्चुअल में मैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्जन क्या है वो देखिएगा। देखो, जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी? डी ऑफ एल एन वी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक। मैंने क्या करा, ये आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो ग्राफ के बाद से कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, और मैंने ये डी टी उठा के इधर पटक दिया। तो ये क्या होगा? डी ऑफ एल एन वी पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। कोई दिक्कत? जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो लेगा, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो लेगा, ठीक है। बात आ जाती है किसकी? इसकी। तो देखो, डेल्टा एच और आर तो कांस्टेंट है, ठीक है। डेल्टा एच और आर तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने जाऊं तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। कोई दिक्कत? टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो क्या बचा? ये टी की पावर -1 अपॉन -1। टी की पावर -1 को आप 1/t लिख सकते हो, और ये माइनस का मतलब मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं। समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या कि वापस बताऊं? इसका इंटीग्रेशन करा है बस मैंने। टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 बराबर टी की पावर -1 अपॉन -1। अब टी की पावर -1 को अपन 1/t भी तो लिख सकते हैं, और नीचे वाले माइनस को मैंने आगे जोड़ दिया। तो कुछ नहीं कर रहा मैं इसी का यूज कर रहा हूँ ये। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन बची वो क्या बची? 1 मिनट रुकिएगा। एल एन वी पी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल नाम तो सुन ही लिया होगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या फर्क होता है? डेफिनेट में लिमिट होती है, इनडेफिनेट में नहीं होती। तो उसकी जगह अपन क्या लगा देते हैं? एक कांस्टेंट के। है ना।
तो मैंने ये वही के यूज करा है। अब ये थोड़ा सा उसका सिंप्लीफाइड मैनर हो गया उस इक्वेशन का, ठीक है। तो अब समझिए, सपोज मैं आपसे ग्राफ प्लॉट करवाऊं, दैट जस्ट प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ln vp एंड 1/t, बताइए ग्राफ कैसा आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि केमिस्ट्री में ग्राफ दो ही तरीके के होते हैं, इधर इट इज स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर। तो जो जैसा है उसको वैसा ही पटक दो। ln vp कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। 1/t कौन सी, डेल्टा एच और आर तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। अपने को जिससे मतलब नहीं है उसको साइड में पटको ना। तो ln vp y एक्सिस पे, तो मैंने उसको y रख दिया। डेल्टा एच अपॉन आर कांस्टेंट है, तो मैंने उसको बाहर रख दिया माइनस का। 1/t कौन सी एक्सिस पे है, x पे। कौन से टाइप की इक्वेशन दिख रही है, तो अपन बोलेंगे y इक्वल टू mx। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन से टाइप की इक्वेशन दिख रही है, y इक्वल टू mx मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप यानी कि m की जगह क्या वैल्यू है इसकी, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। तो जो स्लोप आएगी बेटा वो कैसी आएगी, नेगेटिव स्लोप आएगी। तो कुल मिला के स्ट्रेट लाइन कर्व है विद अ नेगेटिव स्लोप। क्यों आएगी नेगेटिव स्लोप, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है। क्यों डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक मोल लिक्विड को एक मोल वेपर में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी, अरे देनी पड़ेगी मतलब क्या, डेल्टा एच तो पॉजिटिव होगा ना। तो इसलिए जो मेरी स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, तो ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ नेगेटिव स्लोप, मतलब कुछ ऐसा। जिसको डाउट हो पूछ लीजिए, वापस बता दूंगा फटाफट। वरना नोट डाउन करिए, जल्दी हो जितना जल्दी हो सके। अब अगर आप इसी इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे बोल देते, ठीक है ना, मतलब सपोज एट टेम्परेचर T इक्वल टू T1 पे मेरा वेपर प्रेशर जो है वो P1 है, तो अपन इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते थे, दैट ln P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T1 प्लस के। क्या मैं ऐसे लिख सकता था कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं बस दो इक्वेशन को अलग अलग टेम्परेचर पर डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। तो मैंने मान लिया कि टेम्परेचर T इक्वल टू T1 पे वेपर प्रेशर P1 था, अकॉर्डिंगली मैंने बस वैल्यू पुट करी है। मैंने मान लिया टेम्परेचर T इक्वल टू T2 पे वेपर प्रेशर P2 था। तो अब अगर आप इक्वेशन लिखना चाहोगे तो वो कैसे लिख सकते हैं, दैट ln P2 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2 प्लस के, ठीक है, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2 प्लस के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2। मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, तो इट इज नथिंग बट ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2 प्लस डेल्टा एच अपॉन आर T1, ठीक है। तो ln A माइनस ln B इज ln A अपॉन B, तो इट इज ln P2 बाय P1 बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा एच अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आएंगे ना बेटा, लेकिन ये
तो ये जो है ये मेरी जनरल इक्वेशन है। अब मैं इस ln वाले को अगर log में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? तो अपन जानते हैं that ln x is equals to 2.303 टाइम्स ऑफ log x है। तो अगर मेरे को उसको log में कन्वर्ट करना है तो इसको नीचे डिवाइड में लेके चल जाओ, तो बस कुछ नहीं, मैं वही करूँगा। तो अगर आप log में बदलना चाहोगे तो वो क्या बन जाएगी नई इक्वेशन? log P2 अपॉन P1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। अब ये जो इक्वेशन आई है ये इक्विलिब्रियम की ये वाली या फिर जो एलन वाली आपने जो इक्वेशन लिखी, जो मर्जी पढ़े वो सुन लो, ये जो इक्वेशन आपकी आई है ये इक्विलिब्रियम के हर कांस्टेंट के लिए वैलिड है। मतलब आप केसी के लिए इसको डिफाइन कर सकते हो, केपी के लिए डिफाइन कर सकते हो, वेपर प्रेशर के लिए डिफाइन कर सकते हो, के लिए, केबी के लिए, केएसपी के लिए, केडब्ल्यू के लिए। कहने का मतलब मेरा ये है आपको इनमें से किसी भी एक की वैल्यू पता हो और दूसरे की वैल्यू पूछी हो तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको सपोज करो वो बोल देता है कि अरे T1 टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू समथिंग समथिंग थी, तो बताओ T2 टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू कितनी? तो ऊपर P2 अपॉन P1 की जगह है Kc2 अपॉन Kc1 पुट कर देना। T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू समथिंग है, T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू बताओ, तो log P2 अपॉन P1। T1 टेम्परेचर पे K की वैल्यू समथिंग है, T2 टेम्परेचर पे K की वैल्यू बताओ, तो log K2 अपॉन K1। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जो किसी भी टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई मुझे टाइम बताएगा कितना बच रहा है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए। Calculate the amount of water required to saturate a vessel of 82 liter at 300 Kelvin. Given vapor pressure of water at 300 Kelvin is 38 torr। सवाल लिख लो, मैं बताता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लेना। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सवाल का मतलब समझिए। उसने बोला है आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 82 लीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। उसने पूछा है, वो आपसे कह रहा है कि इसे आपको सैचुरेट करना है, कितना वाटर आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा कि ये सैचुरेट हो जाए। वेपर प्रेशर दे रखा है इसका 38 टॉर, और 38 टॉर को अगर आप एटीएम में कन्वर्ट करोगे दैट मीन्स 38 बाय 760 जब आप करोगे तो ये आएगा 1/20 एटीएम। ये बेसिक बात है, ठीक है ना। सवाल ध्यान से सुनिएगा और उसका फील लेने की कोशिश करिएगा। 82 लीटर वॉल्यूम का कंटेनर था जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन मेंटेन है, उसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 1/20 एटीएम। आपसे पूछा है कि इस कंटेनर को अगर आपको सैचुरेट करना है तो बताओ आपको इसके अंदर कितना पानी डालना पड़ेगा। सबसे पहला मतलब समझिए सैचुरेट का। सैचुरेट क्या होता है? तो भैया सैचुरेट वो लिमिट है जिसके बाद कुछ करने की इच्छा ना हो। समझो इस बात को। जैसे 3 कंडीशन होती हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। समझना के 3 दोस्त हैं, तीनों बेस्ट फ्रेंड है भैया, है ना। सपोज भाई साहब ने पार्टी दी कि लो आज मेरा बर्थडे है तो चलो ट्रीट पे चलते हैं। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, अब बेस्ट फ्रेंड होने का कर्तव्य निभाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ही ये सपोज किसी रेस्टोरेंट में लेके गया, ठीक है, या किसी रिजॉर्ट में लेके गया पार्टी करने के लिए, तो भैया ये कितना खाएंगे?
तो ये सैचुरेटेड में नहीं खाएंगे बेटा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, जो एकदम पक्के दोस्त हैं, तो ये सुपर सैचुरेटेड की कैटेगरी में खाएंगे। सुपर सैचुरेटेड की कैटेगरी का मतलब क्या? सपोज इन दोनों का पेट 3 पिज्जा में भर जाता है, लेकिन ये दोनों मिलके 4-4 5-5 खाएंगे। उसके बाद थोड़े बहुत डेजर्ट भी लेंगे, आइसक्रीम भी चाहिए, मेन कोर्स में, स्टार्टर में जगह ना भी होगी, बेशक चक्के रख दें, लेकिन क्योंकि पैसा तो बीच वाला दे रहा है ना, और ये काफी जिगरी दोस्त हैं उसके, तो ये सुपर सैचुरेटेड में खाते हैं। मतलब जगह पूरी होने के बावजूद भी ठूसते रहो ठूसते रहो ठूसते रहो, तो उस चीज को कहलाया जाता है सुपर सैचुरेटेड। मेरे कहने का मतलब समझना कि अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी एक मिनट, सैचुरेशन का मतलब समझे, जिसके बाद कुछ करने की इच्छा ना हो। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे 1 लीटर पानी है, आपको इसके अंदर नमक डिसॉल्व करना है, तो ये थोड़ी ना कितना ही नमक डिसॉल्व करते रहोगे, एक लिमिट ऐसी आएगी जब नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एंड इट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। वही बात है, तो वो जब बंद हो जाता है नमक डिसॉल्व होना, तो मतलब वो सैचुरेशन की स्टेट आ जाती है। अगर मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेटा दूं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर के अंदर आप 40 ग्राम नमक डिसॉल्व कर सकते हो बस। 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर के अंदर आप 40 ग्राम नमक डिसॉल्व कर सकते हो। 42 ग्राम अगर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो 2 ग्राम डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे आके एग्रीगेट होना चालू हो जाता है। तो ये 42 ग्राम क्या हो गई? सुपर सैचुरेटेड। लेकिन अगर मैंने 36 ग्राम डिसॉल्व करा तो और डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, तो ये क्या हुआ? अनसैचुरेटेड। जबकि अगर मैंने .40 ग्राम डिसॉल्व करा तो ये क्या हुआ? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड समझ में आया? 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर के अंदर आप 40 ग्राम नमक ही डिसॉल्व कर पाओगे, उसे अपन बोलते हैं सैचुरेशन। उससे कम अनसैचुरेशन, उससे ज्यादा सुपर सैचुरेशन। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है आपसे कि इसके अंदर कितना पानी डालें? उसने क्या पूछा है आपसे कि इसके अंदर कितना पानी डालें कि ये सैचुरेट हो जाए। ठीक है, तो सैचुरेट होने का मतलब पहली बात तो वो वेपर की फॉर्म में बात कर रहा है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। सैचुरेट होने का मतलब वो आपको वेपर की फॉर्म में बात कर रहा है, और अगर वो आपसे वेपर की फॉर्म में बात कर रहा है तो मतलब वो गैस फेज में बात कर रहा है। और गैस के लिए अपन कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी। इतनी बात समझ में आई क्या? सैचुरेट होना मतलब वो आपसे वेपर की फॉर्म में बात कर रहा है, और वेपर मतलब गैस, और गैस मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो जब भी अपन गैस की फॉर्म में बात करेंगे तो मतलब अपन जो इक्वेशन लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रोवाइडेड इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लगाई पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब प्रेशर की जो वैल्यू रखूंगा वो कितनी रखूंगा? 1/20, क्योंकि ये क्या है आपका? वेपर प्रेशर, एंड वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू मैंने पुट करी 1/20, वॉल्यूम मैंने पुट किया 82 लीटर बराबर n, आर की वैल्यू पुट करिए 0.082 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन इज 300। समझ में आया? तो ये क्या करा, ये डिवाइड बाय 1000, इससे ये कैंसिल, इसको उधर लेके जाइए तो इट इज नथिंग बट, ये देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो मोल्स ओवरऑल कितने आ गए? 1/6। वंस मोल्स हैज बीन कैलकुलेटेड, मास तो आ ही जाएगा। मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास होता है।
तो इस मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से। किसका मोलर मास? अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है तो वाटर का ही मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे। 18 कितना आ गया? 3 ग्राम। मतलब इस कंटेनर को सैचुरेट करने के लिए आपको इसमें कितना ग्राम पानी डालना पड़ेगा? 3 ग्राम। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या कि वापस रिपीट करूं? मतलब इसके अंदर जब आप 3 ग्राम पानी डालोगे तो 3 ग्राम पानी वेपराइज हो जाएगा, लिक्विड और वाटर आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। अगर उससे ज्यादा पानी डालने की कोशिश करी तो वो पानी वेपराइज नहीं होगा, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी की वेपराइज होने की औकात फिक्स होती है। आप टेम्परेचर कुछ रखोगे तो वो टेम्परेचर एक लिमिटेड अमाउंट में ही वेपर बना पाएगा, उससे ज्यादा वो उस पानी को वेपर में बदल नहीं पाएगा। मतलब वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट कर पाता है, जिसे ही आप वेपर प्रेशर बोलते हो। डाउट हो तो पूछ लीजिए, वापस एक्सप्लेन हो जाएगा सारा। किसी को किसी में भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं हो गया होगा। तो इस वेपर को सैचुरेट करने के लिए कितना आपको, सॉरी, इस कंटेनर को सैचुरेट करने के लिए कितना आपको पानी चाहिए? 3 ग्राम। अब इसी का सेकंड पार्ट है। इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर is introduced in the above vessel, initially evacuated, then calculate percentage of water which will vaporize। ये अब आपको सॉल्व करना है और फटाफट आंसर दीजिए। वो बस इतना कह रहा है, वही सब कुछ था। 300 केल्विन का था टेम्परेचर और 80 लीटर, 80 क्या 80 कितना, 80 लिया था, 82 लिया था, जितना भी लिया था उतना ही लीटर था। कितना? उतना ही वॉल्यूम था उसका, 82 लीटर का उतना ही वॉल्यूम था कंटेनर का। ठीक है, बस मैंने क्या करा, मैंने 5 ग्राम पानी इसमें पहले से ही ऐड कर रखा है। बताओ कितना पानी वेपराइज होगा? तो ये कंटेनर सैचुरेट कितने पे हो जाता है? ये कंटेनर सैचुरेट कितने ग्राम पानी पे हो जाता है? 3 ग्राम पानी पे। अरे 3 ग्राम पानी पे सैचुरेट हो जाएगा तो वेपराइज भी तो उतना ही होगा, मतलब बाकी का 2 ग्राम तो पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, 3 ग्राम वेपराइज हो जाएगा 5 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट पानी वेपराइज हो गया? 60%। क्लियर ये बात? कोई शंका? भैया यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं वापस बता दूंगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं ना।